मित्रों, आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। आज चिकित्सा विज्ञान अपने शीर्ष शिखर पर है। चिकित्सा विज्ञान रोज नई नई खोजें कर रही है, नई एक से एक मील पत्थर रखती आगे जा रही है। लेकिन फिर भी जो रोग आज से 50 साल पहले मानव समाज को दुखी किए हुए, वही रोग आज भी उतने ही खतरनाक बने हुए हैं। ऐसे बहुत रोगों को आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज बात करूंगा मिर्गी रोग की। इसको एपिलेप्सी बोलते हैं। मिर्गी रोग आज से 50 साल पहले जितना घातक था, उतना ही आज भी घातक है और इसके कारण दाम्पत्य जीवन बिखर जाता है। मिर्गी से स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से प्रभावित होते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए, खासकर जो युवतियां होती हैं, उनके लिए मिर्गी रोग एक श्राप से कम नहीं होता, क्योंकि इसके कारण उनको वैवाहिक संबंध बनाने में परेशानी होती है। क्योंकि जिन परिवारों को पता चल जाता है कि लड़की को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो उस परिवार में संबंध ही नहीं बनाना चाहते। दूसरा, अपस्मार की स्थिति यानी कि मिर्गी की स्थिति में कभी भी व्यक्ति को दौरा पड़ जाता है। दौरे से पूर्व कुछ लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं, लेकिन आधे रोगियों में तो पूर्व के लक्षण भी प्रकट नहीं हो पाते। ऐसे में यदि रोगी अचानक खड़ा गिर जाता है तो उससे चोट भी आ जाती है। उसकी कभी नाक टूट जाती है, कभी दांत टूट जाती है, कभी दांतों के बीच में जीभ आने से जीभ कट जाती है और ऐसी चोटें उसको लगती रहती हैं। मिर्गी को आयुर्वेद में अपस्मार कहा गया है। अपस्मार का अर्थ है कि खड़े खड़े अपनी चेतना को खो देना। आपने देखा होगा, बहुत लोग कहीं भी खड़े खड़े एक गहरी बेहोशी जैसी अवस्था में चले जाते हैं। उनके अपने शरीर का कोई होश नहीं रहता और ऐसे में या तो उनके मुंह से झाग आने लगते हैं या मुंह ऐंठने लगता है, जबड़ों में अकड़न आने लगती है और अनायास बेहोशी में जाके वो लड़क जाते हैं। तो और मिर्गी के रोगियों की संख्या देखी जाए तो आज भी भारत में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मिर्गी से पीड़ित हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने बहुत उन्नति की है और मिर्गी के लिए भी कई दवाएं खोजी हैं, लेकिन वो दवाएं उतनी ही कारगर हैं जितनी कि अन्य बीमारियों में। इसलिए कुछ रोगियों को जीवन भर दवाएं खानी पड़ती हैं, फिर भी उनके दौरे नहीं रुकते। कई लोगों को 5 साल का कोर्स कराया जाता है, फिर कोर्स को रिपीट करना पड़ता है और उनकी ज़िंदगी ऐसे ही समाप्त होती चली जाती है। तो मिर्गी एक खतरनाक रोग है, लेकिन योग के माध्यम से, योग की क्रियाओं के माध्यम से आप मिर्गी से कोशिश कर सकते हैं कि आपको सदैव से मुक्ति मिल जाए। क्योंकि मिर्गी का संबंध हमारे मस्तिष्क से है, ये मनोविकारों में आता है। मस्तिष्क में किसी तरह की विकृति तो नहीं होती, क्योंकि ईसीजी रिपोर्ट में या मस्तिष्क संबंधी जो हम MRI आदि कराते हैं, उनमें किसी तरह की विकृति का पता नहीं चलता। हाँ, ऐसे लोगों की मस्तिष्क की कुछ केंद्र अति सक्रिय देखे जाते हैं। इसलिए इस EEG रिपोर्ट में जो मस्तिष्क से निकलने वाली तरंग जो वेव्स होती हैं, उनकी सक्रियता ज़्यादा देखी जाती है। ऐसे में व्यक्ति को अनायास कहीं भी दौरा पड़ जाता है, क्योंकि वो होश खो बैठता है, उसके दांत बिक जाते हैं, मुँह टेढ़ा हो जाता है, मुँह से झाग आने लगते हैं। तो ऐसे में हमारा ये योग है, योग विज्ञान बहुत मदद कर सकता है। योग के साथ में यदि हम आयुर्वेद के कुछ सामान्य नुस्खे, सामान्य दवाओं को शामिल कर लें तो निश्चित रूप से स्थायी रूप से मुक्ति मिल जाती है। जैसे ऐसे अध्ययन हुए हैं, वैसे परंपरा भी कहती है। ऐसे अध्ययन हुए हैं कि यदि आप देसी गाय के दूध के साथ में उसका घी सेवन करें और ऐसे दूध में यदि आप ब्रह्म रसायन जैसे आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं उनका प्रयोग करें, सारस्वत रसायन का प्रयोग करें, तो आपका जो मस्तिष्क की तनाव है शांत होता है। आपको जो उत्तेजना आती है जिसके कारण आपको मिर्गी का दौरे की शुरुआत होती है, उनमें राहत मिलती है। इसका आप दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब भी प्रयोग करते हैं तो प्रातःकाल एक बार खाली पेट करिए और रात्रि को भोजन से करीब 1 घंटे पहले, और इसको सेवन करने के कम से कम 1 घंटे के बाद तक आपने कुछ खाना नहीं है। तो ये साधारण प्रयोग है। दूसरा, आप जो फास्ट फूड है उनका सेवन ना करें। बहुत सारी दवाओं का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। अंडे मांस से दूर रहना चाहिए। हाँ, आप फल सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं, अंकुरित अनाजों का प्रयोग कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ
प्रचलित था कि मोटे अनाज सेवन करने हैं, तो मोटे अनाज से भी आपको काफ़ी लाभ होता है, क्योंकि ऐसे मोटे अनाज में ऐसे जो प्राकृतिक हमारे परंपरागत अनाज हुए हैं उनमें कई ऐसे पोषक तत्व रहते हैं जो हमारे मस्तिष्क की तनाव को शांत करते हैं। इसके साथ में आप यदि योग का अभ्यास करते हैं तो उसका आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है और इससे आपकी मिर्गी की समस्या सदैव के लिए समाप्त हो जाती है, सदैव के लिए नियंत्रित रहती है। मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊंगा कि आप यदि मिर्गी के पेशेंट हैं, यदि आपके परिवार में कोई मिर्गी का रोगी है या आपके अड़ोस पड़ोस में है, तो साधारण से योग की क्रियाएं आप करा सकते हैं। योग की क्रियाओं का मेरा अर्थ है कि आप योग आसनों का तो अभ्यास करें ही करें, लेकिन उनके अलावा उनके साथ में यदि आप प्राणायाम आधारित यानी श्वास संबंधी कुछ प्राणायाम का प्रयोग करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपका मस्तिष्क की तनाव भी दूर हो जाएगा और धीरे धीरे जो आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनसे मुक्ति मिलती चली जाएगी। तो आप सबसे पहले तो जैसे कि प्राणायाम का नियम है, उस नियम को यहाँ भी लागू करना है कि प्राणायाम करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है प्रातःकाल। प्रातःकाल कौन सा? ब्रह्म मुहूर्त का। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे जागते नहीं, ज़्यादातर युवाएं आज ब्रह्म मुहूर्त के आसपास जग ही नहीं सकते। तो ऐसे में प्रातःकाल जब सूर्योदय हो रहा है, सूर्य अभी पूरी तरह से निकला ना हो, तो आप उस समय यदि नहा धो के करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। अन्यथा आप दंत मंजन करके, टूथब्रश करके, खाली पेट, क्योंकि खाली पेट ही प्राणायाम किया जाता है, तो खाली पेट प्राणायाम करेंगे तो आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा। प्राणायाम करने से पहले आपको कोशिश करनी है कि किसी आसन में बैठने का अभ्यास कर लेना है। आप पद्मासन में कर सकते हैं, सुखासन में कर सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं और इस आसन की स्थिति में बैठ के आपकी जो कमर है, आपकी गर्दन है, वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए और आपके हाथ जो है नाभि के पास या तो अंजलि मुद्रा में रहने चाहिए या घुटने के ऊपर होने चाहिए। इस मुद्रा में बैठ के आपको दाहिने हाथ के जो अंगूठे और उंगलियां हैं उनको नाक के पास लाना है, क्योंकि प्राणायाम नाक के माध्यम से ही होता है और नाक से ही श्वास लेनी और हमें छोड़नी है। तो आपको सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। आपने अनुलोम के बारे में मुझसे भी कई बार सुना होगा और बहुतों से सुना होगा और शायद आप करते भी हों, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम के कई प्रारूप हैं। तो आप यदि मिर्गी के रोगी हैं, मिर्गी की शिकायत रहती है, मानसिक उत्तेजना रहती है, क्रोध ज़्यादा आता है, आप अपने आवेश पर नियंत्रण नहीं करते, तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक प्रारूप अपनाना होता है, जिसमें आपने सर्वप्रथम दाहिने अंगूठे से दाहिने नासाद्वार को रखना है, बंद करना है और बाईं नासाद्वार से पहले श्वास छोड़ के फिर गहरी लंबी श्वास भरनी है और दाहिने नासाद्वार से छोड़नी है। जैसे मैं बताऊंगा। इस रूप से श्वास लेने और छोड़ने की अभ्यास शुरू करनी है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया में तीव्रता लानी है। जैसे आपने बाएं नासाद्वार से पहले लंबे गहरे सांस लेने हैं, लेकिन धीरे धीरे श्वास की गहराई कम करते जाना है और श्वास की तीव्रता बढ़ाते जाना है। मैंने एक नाक से बताया था, लेकिन आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम में एक नाक से नासाद्वार से श्वास खींचना है, दूसरे से निकालना है, फिर दूसरी से खींचना है, पहले से निकालना है। यानी मैं आपको पूरा अभ्यास बताता हूँ कि अनुलोम विलोम प्राणायाम किस रूप में आपने करना है। इस रूप में पहले लंबे गहरे से शुरू करना है, कई बार लंबे गहरे सांस लेने हैं, फिर गहराई कम करते जाना है, उसके बाद गहराई और कम करनी है, फिर गहराई को बिल्कुल समाप्त करके तेज से सांस लेने छोड़ने का अभ्यास करना है। अंत में यानी कि आपकी स्थिति ये होनी चाहिए, ये स्थिति रहनी चाहिए। आप इस स्थिति में अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो इससे आपकी मानसिक तनाव की स्थिति है वो तो दूर होगी, लेकिन नाड़ियों की जो ऐंठन होती है,
नाड़ियाँ क्योंकि बस मल से युक्त रहती हैं तो उनका शोधन होता है, आपका तमाम जो जो तनाव रहता है उसका शमन होता है। आपने शुरुआत नाड़ी शोधन प्राणायाम से करनी है। उसके बाद आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में आपने नाभि से श्वास छोड़ना है, झटके से श्वास छोड़ना है। जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरुआत में कम से कम 3 से 5 मिनट के अवधि में करना है, और कपालभाति प्राणायाम भी शुरू में 3 से 5 मिनट के लिए करना है। ये 2 प्राणायाम आपने शुरू करने हैं। उसके बाद यदि आप चाहें तो भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपने से 2 प्राणायाम करना आपके लिए पर्याप्त है। इसमें यदि आपको मिर्गी के दौरे के समय ऐंठन हो जाती है, शरीर अकड़ जाता है, मुंह से झाग आते हैं, तो कोशिश करनी है कि आपने एड़ा सुर से श्वास लेने पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपने जो पिंगला सुर है इस पर कम ध्यान देना है। कोशिश करनी है कि आपकी श्वास की गति एड़ा से ज़्यादा रहे। जैसे कि इस स्थिति में आपने अनुलोम प्राणायाम में भी यही गति रखनी है और इसी गति से शुरू करनी है। यदि आपके शरीर में शीतलता रहती है, आपकी बेहोशी लंबे समय तक बनी रहती है, आपकी चेतना आपको ज़्यादा परेशान करती है, बार बार चोट लगती है, आपको होश नहीं रहता है, तो आपको जो पिंगला सुर है, जो हमारा राइट जो नोस्ट्रल है, दाहिना नासाद्वार है, इसके श्वास से लेना और बाएं से छोड़ने पर ज़्यादा ध्यान देना है। और इन्हीं श्वास को आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम, मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम में सहज प्रक्रिया बताई थी, लेकिन जब आप अपनी बीमारी को चिन्हित कर लेंगे, आप अपनी बीमारी को जान लेंगे, तब मिर्गी में आपने श्वास के विशेष स्वरों पर ध्यान देना है। क्योंकि यदि आप एड़ा नाड़ी से, एड़ा सुर से श्वास लेते हैं तो आपके तनाव का शमन होता है, आपके मस्तिष्क के उन केंद्रों पर इसका प्रभाव पड़ता है जो आपको तनाव देकर मिर्गी के दौरे की शुरुआत करते हैं। इससे तनाव का शमन होता है। और जिस जगह पर ऐंठन आती है, क्योंकि मस्तिष्क के कुछ केंद्रों में कुछ कारणों से, जैसे कि क्रोध में आप आ जाएं, कोई आपको आवेश आ जाए, आप बुरी खबर कर लें या कुछ ऐसा भोजन कर लें, कुछ दृश्य देख लें, तो अनायास उस केंद्र में सक्रियता आने से मिर्गी के दौरे की शुरुआत हो जाती है। तो आपके ऐसी स्थिति में आपके लिए बाएं नासाद्वार से, यानी कि एड़ा सुर से श्वास लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि एड़ा का संबंध हमारे तनाव शमन से है, हमारी उत्तेजना को शांत करने से है। इसके विपरीत यदि हमारे शरीर के अंदर शिथिलता रहती है, हमारा शरीर ठंडा रहता है, हम आलस से भरे रहते हैं, हमें कमजोरी रहती है, क्योंकि बहुत सारे रोगियों में कमजोरी, आलस्य या शिथिलता के कारण भी मिर्गी के दौरे की शुरुआत होती है, क्योंकि इनके रक्त में ही ऐसे कुछ रसायन विद्यमान होते हैं जो उसके मस्तिष्क को प्रभावित करके मिर्गी के रोग की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे में हमें श्वास लेने में जो पिंगला सुर है, हमारा जो दाहिना नासाद्वार है, उस पर ज़्यादा जोर देना है। इससे हमारे शरीर के अंदर ओजस्वता आती है, स्फूर्ति आती है, हमारे शरीर के अंदर शक्ति की वृद्धि होती है। तो आप इस क्रम से श्वास लेंगे तो आप देखेंगे कि इसको करते करते 15 दिन में आपकी जो मिर्गी के दौरे की तीव्रता घटती जाती है। प्राणायाम को दीर्घ समय तक बनाना है दिन में। और यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं तो एक बार प्रातःकाल करिए, दूसरी बार दोपहर को, जब भी मध्य दोपहर के आसपास का जो समय हो उस समय इन प्राणायाम को दोहराना है। और तीसरी बार रात्रि को सोने से पहले, आप बिस्तर पर जब भी जाते हैं तो सोने से पहले बिस्तर के ऊपर बैठ के इस प्राणायाम को दोहराना है। यदि समय हो सके तो सुबह का प्राणायाम आप किसी बाग बगीचे में या मकान के आंगन में, छत पर बैठ के करें, क्योंकि उस समय वातावरण बहुत शुद्ध रहता है, ऑक्सीजन की शुद्धता बहुत ज़्यादा रहती है। शुद्धता ही उस समय नहीं रहती, ऑक्सीजन की जो एक्टिवनेस है, जो उसकी सक्रियता है, वो भी सर्वोत्तम स्थिति में रहती है। तो ऐसे में
व्यक्ति बाग बगीचे में बैठ के, पीपल के आसपास, बरगद के आसपास, नदी तट पर, जल स्रोत के आसपास बैठ के आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। इससे आपके मानसिक तनाव में शिथिलता आएगी, मृग की शांति होगी और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। आप ढंग से सोच पाएंगे, आपकी योजना बनाने की, आपकी जो बौद्धिक क्षमता की इस माध्यम से बहुत वृद्धि होगी। तो मृगी से यदि स्थायी रूप से आप मुक्ति चाहते हैं तो इस प्राणायाम को अपनाएं। योग की और भी कई क्रियाएं, और भी कई आसन हैं, उनका भी अभ्यास कर सकते हैं। उनके सबका मैं विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप मृगी से पीड़ित हैं तो उस प्राणायाम के अभ्यास से मुक्ति पा सकते हैं। उसके अलावा आपने, जैसे मैंने बताया कि यदि आपको देसी गाय का दूध मिल जाता है, घी मिल जाता है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। 250 ग्राम इनके 1 गिलास दूध में 1 से 1.5 चम्मच आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास ब्रह्म रसायन घृत हो उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको भी 1 से 2 चम्मच घी में मिला के आप पी सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो उसमें सारस्वत घृत का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये मस्तिष्क की जो तनाव होता है, मस्तिष्क के अंदर जो शीघ्र तीव्रता बनी रहती है, उत्तेजना की स्थिति रहती है, उसके संबंध में ये रसायन बहुत महत्वपूर्ण आते हैं, क्योंकि इनमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, बच, कई ऐसी औषधियों का मिश्रण रहता है जो मस्तिष्क के लिए बहुत उपयोगी हैं। मस्तिष्क की जो क्षमता है, मस्तिष्क की जो सक्रियता है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। तो आप इसका अभ्यास करें और मृगी से सदैव के लिए मुक्ति पाएं। धन्यवाद।